Welcome to Reliable Analysis. Good morning, everybody. We are going to explain at this time emergence of Great Britain as a nation state. Emergence of Great Britain as a nation state. An important topic in first chapter, History class 10. The chapter name is The Rise of Nationalism in Europe, and it's the first chapter of class 10 History NCERT book. Emergence of Great Britain as a nation state. नेशन स्टेट के रूप में इमरजेंस, नेशन स्टेट के रूप में अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का फीलिंग पूरे यूरोप में इस समय हिलोरे ले रहा था। 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में यूरोप के लोग एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का खात्मा करके नेशन स्टेट के रूप में इमर्ज करना चाहते थे, नेशन स्टेट के रूप में अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते थे, क्योंकि उनका सोचना था कि इफ दे वुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ नेशन देन दे कुड डू सरप्राइजिंग प्रोग्रेस। यानी अगर नेशन स्टेट के रूप में वे ऑर्गेनाइज होकर रहेंगे तो आश्चर्यजनक उन्नति कर सकते हैं, ऐसी यूरोप के लोगों की मान्यता थी, पूरे यूरोप के लोगों की मान्यता थी। ये कोई किसी एक यूरोपियन जाति की बात नहीं है, चाहे ब्रिटिश हो, इंग्लिश हो, डच हो, फ्रेंच हो, स्लाव हो, जर्मन हो, जीव हो, हर कोई अपने नेशन स्टेट का निर्माण करना चाहता था। तो ब्रिटेन का एक नेशन स्टेट के रूप में इमरजेंस कैसे हुआ, वी हैव टू एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक टुडे। लेकिन इससे पहले मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यह फुली एक एजुकेशनल चैनल है। अभी तक आप लोग जो भी इससे ज्वाइन नहीं किए हैं वे कृपया कर इसको सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें, और इसका एनालिसिस अगर आप शुरू से अंत तक सुनिएगा तो न सिर्फ 9, 10, 11, 12 के सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलेंगे, बल्कि हायर क्लासेज बीए, एमए, डॉक्टरेट इत्यादि से संबंधित, यूपीएससी, बीपीएससी कंपटीशन से संबंधित आपको अनगिनत वीडियोज, एजुकेशनल वीडियोज आपको इसमें मिलेंगे। तो इस तरह से आपसे यह अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब करके इसको ज्वाइन कर लें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन का एक नेशन स्टेट के रूप में इमरजेंस कैसे हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेट ब्रिटेन वाज नॉट अ नेशन स्टेट। ग्रेट ब्रिटेन आज जिस जगह पर है उस स्थान पर इंग्लिश आइल्स में कुछ एथनिक ग्रुप्स के लोग रहा करते थे। इंग्लिश आइल्स में, इंग्लिश आइल्स, आइल्स मतलब आइलैंड, इंग्लिश आइलैंड था। इंग्लिश आइल्स में कुछ एथनिक ग्रुप्स के लोग रहा करते थे। इन एथनिक ग्रुप्स के अंतर्गत इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश प्रमुख थे। इंग्लिश आइल्स, आइल्स मतलब आइलैंड, इंग्लिश आइल्स कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम जिसको आप कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम के जगह पर क्या था, कुछ आइल्स था, आइलैंड्स था, जिसको आमतौर पर लोग इंग्लिश आइल्स कहते थे। इंग्लिश आइल्स में कुछ एथनिक ग्रुप्स यानी कुछ जातीय समूहों के लोग रहा करते थे। इन एथनिक ग्रुप्स के अंतर्गत इंग्लिश, स्कॉट, आयरिश और वेल्स प्रमुख थे। लेकिन ये एथनिक ग्रुप्स, इंग्लिश, आयरिश, वेल्स और स्कॉट, ये किसी भी प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, बल्कि सबका अपना अपना कल्चरल फीचर था, सबका अपना अपना पॉलिटिकल अरेंजमेंट था। यानी ये सभी एथनिक ग्रुप्स जो थे एक दूसरे से शासित नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र रूप से रहा करते थे।
इंग्लिश आइल्स में। तो सवाल उठता है कि इन सबों को मिलाकर के एक यूनाइटेड किंगडम या इन सबों को मिलाकर के एक ग्रेट ब्रिटेन नामक नेशन स्टेट का इमर्जेंस कैसे हुआ। तो सबसे पहली बात इसमें हम लोग को इमरजेंस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में यह स्टडी करना है कि सबसे पहला तो कि ये जो इंग्लिश आइल्स के एथनिक ग्रुप्स थे, जातीय समूह थे, इसमें सबसे पहले इंग्लिश लोगों का पावर और प्रोस्पेरिटी और वेल्थ बढ़ने लगा। यानी आयरिश, स्कॉट और इंग्लिश ये सब जो थे और वेल्स जो लोग थे, इसमें से सबसे पहले इंग्लिश लोगों ने प्रोग्रेस किया। उनका वेल्थ, उनका इनकम इत्यादि बढ़ने लगा और इस तरह से इंग्लिश के प्रोग्रेस करने के चलते इंग्लिश लोग पावरफुल हो गए। लेकिन इंग्लिश लोगों के पावरफुल होने के बाद भी स्कॉट और आयरिश और वेल्स उनके अधीन नहीं थे। लेकिन इंग्लिश जाति के लोगों के पावरफुल होने का सिलसिला लगातार जारी रहा। जैसा कि यूरोप के अन्य देशों में आपने स्टडी किया है कि एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का बोलबाला था, निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था, और निरंकुश राजतंत्र से, तानाशाही से जनता त्रस्त थी, जनता बिल्कुल परेशान थी। जनता एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म को, निरंकुश राज सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहती थी। और इस दृष्टिकोण से आपने देखा कि कई लड़ाइयां यूरोप में हुई, कई रिवोल्ट हुए, जिसका परिणाम हुआ था कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ, या अदर यूरोपियन, फ्रांस में भी नेशन स्टेट का इमरजेंस हो सका फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। तो कहीं रिवॉल्यूशन हुआ, कहीं वॉर के माध्यम से नेशन स्टेट का इमरजेंस हो सका। यूरोप में आप लोगों ने स्टडी किया। लेकिन सवाल है ब्रिटेन का। ब्रिटेन में ऐसा क्या हुआ? क्या रिवॉल्यूशन के माध्यम से क्या कोई बड़ा अपहीवल, यानी बहुत बड़ा कोई उथल पुथल हुआ जिसके माध्यम से ग्रेट ब्रिटेन का एक नेशन स्टेट के रूप में इमरजेंस हुआ? तो नहीं। ग्रेट ब्रिटेन का इमरजेंस ग्रेजुअली हुआ, स्नेह स्नेह हुआ, धीरे धीरे हुआ। लेकिन सवाल है कि धीरे धीरे जो ग्रेट ब्रिटेन का इमरजेंस एक नेशन स्टेट के रूप में हुआ, एक मोनार्कल स्टेट, एक एब्सोल्यूट स्टेट, यानी निरंकुश राजतंत्र से एक डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट के रूप में यूनाइटेड किंगडम के इमरजेंस का जो स्टेप था, उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको बतलाए कि इंग्लिश, स्कॉट, आयरिश और वेल्स, ये चार जो एथनिक ग्रुप्स थे इंग्लिश, इनमें से पहला इंग्लिश जो था उसके पावर, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ इत्यादि में ग्रोथ होने लगा। इन चारों में ये शक्तिशाली होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड में एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म था, निरंकुश राजतंत्र, जैसा कि यूरोप के अन्य देशों में होता था, इंग्लैंड में भी निरंकुश राजतंत्र कायम था। लेकिन इंग्लैंड में कोई फ्रांस की तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बजाय कोई बहुत बड़ा अपहीवल, कोई बहुत बड़ा ब्लडशेड वगैरह के बजाय एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई 1215 ईस्वी में, 1215। In 1215 an important event took place in England. देखिए, इंग्लैंड का ग्रेजुअली घटनाएं जो है इंग्लैंड को निरंतर शक्तिशाली बनाती रही, जो यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन के इमरजेंस का प्रमुख कारण बना। तो नेक्स्ट स्टेज में आप पढ़ रहे हैं कि इंग्लैंड के एक पावरफुल नेशन स्टेट के इमरजेंस का एक पड़ाव था, और वो था 1215 में मैग्ना कार्टा नामक एक चार्टर पर साइन कराया गया इंग्लैंड के राजा जॉन को।
यानी इन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन को मैग्ना कार्टा नामक एक चार्टर मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। मैग्ना कार्टा नामक एक चार्टर के ऊपर इंग्लैंड के राजा को साइन करने के लिए मजबूर किया गया 1215 में। मैग्ना कार्टा के ऊपर राजा जॉन, इंग्लैंड के राजा जॉन के साइन करने का मतलब हुआ कि इंग्लैंड के राजा जॉन को अपने निरंकुश जो अधिकार थे, एब्सोल्यूट पावर्स थे, उसका त्याग करना पड़ा। 1215 में मैग्ना कार्टा नामक चार्टर पर राजा जॉन, इंग्लैंड के किंग जॉन ने साइन किया था रनीमेड नामक जगह पर। 1215 में रनीमेड नामक जगह पर किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा के ऊपर साइन किया। और ये एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट था इंडिविजुअल राइट्स के लिए और लिबर्टीज के लिए। यानी इस चार्टर के ऊपर साइन करते ही इंग्लैंड के लोगों को इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त हो गए। आपको याद है कि एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म के काल में जनता के पास कोई अधिकार नहीं होता था, आम जनता को कोई अधिकार नहीं होता था। एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म के टाइम में आम जनता के ऊपर नाना प्रकार के जुल्म और अत्याचार राजा करते रहते थे और वो समझते थे कि इसके लिए वो आंसरेबल नहीं है, इसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि वो भगवान के पुत्र हैं, भगवान के भेजे गए हैं। लेकिन 1215 में मैग्ना कार्टा चार्टर के ऊपर साइन जब कराया गया किंग जॉन से, इंग्लैंड के फ्यूडल लॉर्ड्स ने साइन करवाया, तो ये इसका मतलब हुआ किंग जॉन को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो जो है लोगों के इंडिविजुअल राइट्स का, लोगों के लिबर्टी का, स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। और साथ ही साथ इंग्लैंड में डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी के इमरजेंस का, डेवलपमेंट का ये एक की फैक्टर बना। फिर से गौर कीजिए, मैग्ना कार्टा के ऊपर 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन के साइन करने से इंग्लैंड में एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म के खात्मे और डेमोक्रेसी के इमरजेंस का रास्ता साफ हुआ। यानी इंग्लैंड में शांतिपूर्ण ढंग से मैग्ना कार्टा के ऊपर किंग जॉन ने साइन कर दिया। यहां कोई अपहीवल नहीं हुआ, यहां कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, जैसा रिवॉल्यूशन 1789 में फ्रांस में हुआ, जैसा 1830 में फ्रांस में हुआ, जैसा 1848 में फ्रांस में हुआ, या यूरोप के अन्य कई देशों में हुआ। तो इस तरह से मैग्ना कार्टा के माध्यम से यह भी घोषित किया गया कि किंग जो है लॉ के समक्ष समान है, यानी राजा को लॉ का सामना करना पड़ेगा। किंग वाज सब्जेक्ट टू द लॉ, किंग वाज सब्जेक्ट टू द लॉ। जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, उसके अंतर्गत दिए गए अधिकारों का ही इस्तेमाल इंग्लैंड का राजा करेगा। ये बहुत बड़ा चेंज है ना। राजा तो समझते थे अपने आप को भगवान का पुत्र, वो तो समझते थे कि माई वर्ड्स आर लॉस, जो मुंह से निकला वही कानून है। लेकिन मैग्ना कार्टा नामक चार्टर के ऊपर साइन करा करके इंग्लैंड के राजा जॉन को यह बतलाया गया कि यू आर, यानी कि द किंग वाज जो है सब्जेक्ट टू लॉ, कानून के द्वारा दिए गए शक्तियों का आप इस्तेमाल करेंगे। और मैग्ना कार्टा के माध्यम से किंग जॉन की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। तो इस तरह से पहला, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ। अब तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप था इमरजेंस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज अ नेशन स्टेट का, और वो था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो है 1688 में हुआ। 1688 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में
ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का तात्पर्य था, इसका नाम क्यों पड़ा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जब टर्म के ऊपर गौर कीजिए। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी शानदार क्रांति। जब क्रांति है, जब रिवॉल्यूशन है, तो कोई हिंसा होना चाहिए, वायलेंस होना चाहिए, बहुत बड़ा हंगामा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था। यहां कोई वायलेंस नहीं हुआ, कोई अपहीवल नहीं हुआ, कोई मारपीट, कोई तोड़फोड़ कुछ नहीं हुआ, और रिवॉल्यूशन हो गया। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है ग्रेट चेंज। तो ग्रेट चेंज टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1688, बट कंप्लीटली पीसफुली ग्रेट चेंज टुक प्लेस। शांतिपूर्ण ढंग से महान परिवर्तन इंग्लैंड में आया। क्या आया परिवर्तन, जाइए स्टडी कीजिए। इंग्लैंड में इस समय जेम्स सेकंड का शासन था। 1688 की कहानी है। इंग्लैंड के ऊपर जेम्स सेकंड का शासन था। जेम्स सेकंड एक निरंकुश राजा थे। निरंकुश राजा यानी डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप में विश्वास करते थे। राजपथ की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांतों में, यानी भगवान के भेजा हुआ हम पुत्र हैं, बेटा हैं भगवान के, जनता के ऊपर नाना प्रकार का जुल्म और अत्याचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, इस टाइप का वो फीलिंग रखते थे। जनता के ऊपर नाना प्रकार का जुल्म और अत्याचार करना अपना विशेषाधिकार समझते थे जेम्स सेकंड। और इसके अतिरिक्त इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री था, या है अभी भी, ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री जहां क्रिश्चियन धर्म के दो सेक्ट, क्रिश्चियनिटी का दो सेक्ट है, एक को कैथोलिक और दूसरे को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है तो क्रिश्चियनिटी का बहुतों सेक्ट, लेकिन दो सेक्ट की बात कीजिए, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के नाम पर इंग्लैंड में बहुत खून खराबा हुआ है, बहुत खून खराबा हुआ है। वहां प्रोटेस्टेंट कैथोलिक को नहीं देखना चाहता था और कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को नहीं देखना चाहता था। तो इस तरह से जेम्स सेकंड जो है वो आम जनता के ऊपर अत्याचार करते थे और कैथोलिकों को प्रशासन के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाना चाहते थे। हर जगह कैथोलिकों की पूछ थी, रोमन कैथोलिक्स की। प्रोटेस्टेंटों के ऊपर अत्याचार करते थे और इंग्लैंड में ज्यादातर संख्या प्रोटेस्टेंटों की थी। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन लोगों की ज्यादा संख्या थी इंग्लैंड में। तो जेम्स सेकंड न सिर्फ जनता के ऊपर तरह तरह का जुल्म और अत्याचार करते थे, बल्कि वो रोमन कैथोलिक्स को प्रशासन के, सेना के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाते थे। सभी यूनिवर्सिटी पोस्ट के ऊपर रोमन कैथोलिक्स को बैठाते थे और प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर नाना प्रकार के जुल्म और अत्याचार करते थे। प्रोटेस्टेंटों को गुप्त रूप से मरवा डालते थे और इस कारण से इंग्लैंड की जनता अधिक दिनों तक यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 1688 में एक शांतिपूर्ण, एक पीसफुल रिवॉल्यूशन हुआ और इस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत पार्लियामेंट की दोनों पार्टियां, इंग्लैंड की दो प्रमुख पार्टियां व्हिग और टोरी उस समय थी, उस समय इसका नाम था व्हिग पार्टी और टोरी पार्टी। अभी उसका नाम है आपको ये कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी, तीन पार्टी आजकल एग्जिस्टेंस में। उस समय था व्हिग पार्टी और टोरी पार्टी। पार्लियामेंट की दोनों ही पार्टियों ने मिलकर के यह निर्णय किया कि जेम्स सेकंड के अत्याचार को नहीं बर्दाश्त करना है और नतीजा हुआ कि एक सिविल वार का सिचुएशन बन गया। सेना भी बट गई, कुछ राजा के पक्ष में, कुछ पार्लियामेंट के पक्ष में। जनता अधिकांश जो है पार्लियामेंट के पक्ष में थी। 1688 में भारी खून खराबा होने की नौबत उत्पन्न हो गई थी और नतीजा हुआ कि राजा जेम्स सेकंड ने स्थिति को भांप लिया, हवा के प्रवाह को समझ लिया, लोगों के नब्ज को टटोल लिया और जेम्स सेकंड गद्दी छोड़कर भाग गया। 1688 में जेम्स सेकंड के गद्दी छोड़कर भाग जाने से इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र का खात्मा हो गया। पार्लियामेंट की दोनों प्रमुख पार्टियां, व्हिग पार्टी और टोरी पार्टी, दोनों में मिलकर के
किंग ये जेम्स सेकंड की बेटी क्वीन मैरी, उसकी बेटी का नाम था क्वीन मैरी, उसको क्राउन पहनाया पार्लियामेंट के सभी लोगों ने मिलकर के और उसको गद्दी पर बैठा दिया। एक बात तो आप समझते हैं कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक राजा के खिलाफ आप रिवोल्ट करते हैं तो राजा के बाद कोई दूसरा आदमी राजा नहीं बन जाएगा, उसी का परिवार कोई बनेगा। तो आप जेम्स सेकंड को अगर हटा दिया लोगों ने तो उसका गद्दी पर कौन बैठेगा? या तो उसका बेटा बैठेगा या बेटी बैठेगा। यही होता है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो लोगों ने जेम्स सेकंड के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जेम्स सेकंड भाग गया 1688 में और उसके जगह पर क्वीन मैरी को गद्दी पर बिठाया लोगों ने, उसको क्राउन दिया पार्लियामेंट ने, और इस तरह से अब आपको शांतिपूर्ण ढंग से डिस्पोटिज्म का खात्मा हुआ और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म का प्रारंभ हुआ क्वीन मैरी के शासनकाल में। जहां जेम्स सेकंड रोमन कैथोलिक था, प्रोटेस्टेंटों के ऊपर अत्याचार करता था, क्वीन मैरी प्रोटेस्टेंट थी। वो कैथोलिकों के ऊपर अत्याचार बाद में करने लगी। हजारों की संख्या में कैथोलिकों को क्वीन मैरी ने मरवा डाला। इसीलिए क्वीन मैरी को लोग खूनी मैरी, ब्लडी मैरी के नाम से भी कहते हैं। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है हु वाज ब्लडी मैरी, तो ये क्वीन मैरी ही जिसका हम बोल रहे हैं, ये जेम्स सेकंड की बेटी, इसी को खूनी मैरी कहा जाता था, क्योंकि इसने हजारों की संख्या में कैथोलिकों को गायब करवा दिया, मरवा डाला। और क्वीन मैरी के बारे में हिस्ट्री में तरह तरह की कहानियां प्रचलित है। मतलब जिसको आप एक 20 कन्या वगैरह सुने होंगे कॉन्सेप्ट, उस टाइप की भी ये थी कि मतलब जिस भी पुरुष के निकट आई वो पुरुष चला गया। हाँ, जो पुरुष उसके निकट आ गया वो पुरुष चला गया, मतलब वन टाइम यूज वाली थी। तो इस तरह से क्वीन मैरी गद्दी पर बैठी और इंग्लैंड से एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का खात्मा हो गया। हाँ, और क्या, जिसको यूज की उसको खत्म कर दी। हाँ, यूज करने के बाद वो किस काम का है? तो फिर तो इस तरह से एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का खात्मा होने का एक प्रमुख स्टेप था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688। नेक्स्ट स्टेज है ग्रेट ब्रिटेन के एक नेशन स्टेट के रूप में इमरजेंस का। नेक्स्ट स्टेज है कि धीरे धीरे इंग्लैंड जब काफी पावरफुल हो गया, इंग्लिश की पार्लियामेंट पावरफुल हो गई, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हो गया, इंग्लैंड की शक्ति और उसके इन्फ्लुएंस में और ज्यादा वृद्धि हुई, तो उसने जो है स्कॉटलैंड को मजबूर कर दिया अपने साथ शामिल होने के लिए, और एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पास हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में स्कॉटलैंड को एक्ट ऑफ यूनियन के ऊपर साइन करने के लिए इंग्लैंड ने मजबूर कर दिया, और इस तरह से इंग्लैंड के भारी दबाव के बाद स्कॉटलैंड एक्ट ऑफ यूनियन के ऊपर साइन कर दिया, और एक्ट ऑफ यूनियन के ऊपर साइन करने के साथ ही यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों शामिल हो गए। क्या परिणाम हुआ? स्कॉटलैंड अगर कहिए थ्योरेटिकली तो अपनी इच्छा से शामिल हो गया, एक्ट ऑफ यूनियन के ऊपर दस्तखत कर दिया, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं हुआ, कहीं कोई वार नहीं हुआ। जैसा कि आप यूरोप के अन्य देशों में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में देखते थे कि कहीं वार होता था तब यूनिफिकेशन होता था, लेकिन यहां एक्ट ऑफ यूनियन के ऊपर साइन हुआ और ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हो गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसीलिए इस देश को कोई लोग यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, कोई ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, दोनों यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इस देश को यूके भी कहते हैं लोग, और इसी देश को लोग ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, क्योंकि 1707 ईस्वी में जो है एक्ट ऑफ यूनियन के ऊपर साइन हुआ और इसके माध्यम से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नामक एक नए कंट्री का निर्माण हुआ। आप ये भी स्टडी कर रहे हैं कि अभी तक जो भी घटना घटित हो रही है, चेंज आ रहा है,
एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का धीरे धीरे खात्मा हो रहा है, नेशन स्टेट का इमरजेंस हो रहा है, लेकिन कोई वायलेंस नहीं हो रहा है। तो इस तरह से स्कॉटलैंड शामिल हो गया इंग्लैंड में। अब इसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ? स्कॉटलैंड के शामिल हो जाने का परिणाम यह हुआ कि स्कॉटिश लोगों का जो अपना लैंग्वेज था, गैलिक लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को दबा दिया गया। लोगों को गैलिक लैंग्वेज बोलने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर कर दिया गया। आप जानते हैं कि हर एक कंट्री का अपना कॉस्ट्यूम होता है, ड्रेस होता है। आप ड्रेस से किसी कंट्री के आदमी को पहचान सकते हैं। देखिए, इंडिया का आदमी को आप ड्रेस से पहचान जाइएगा, पाकिस्तान का आदमी आपको रहेगा तो ड्रेस से पहचान जाइएगा। उसको बहुत लंबा लंबा कुर्ता पजामा नहीं देखते हैं, देखते हैं ना कुर्ता पजामा, तो वहां हिंदू भी रहेगा पाकिस्तान में तो उसका वैसा ही कुर्ता पजामा पहने रहेगा। तो हर एक कंट्री का कुछ कॉस्ट्यूम भी पता चल जाता है। स्कॉटिश लोगों को अपना कॉस्ट्यूम पहनने से भी रोक दिया गया। उसको इंग्लैंड का जो है कॉस्ट्यूम, ड्रेस पहनने के लिए मजबूर कर दिया गया। स्कॉटिश लोगों का जो कल्चर था वो धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया गया, फोर्सिबली, जबरदस्ती करके समाप्त कर दिया गया। और इस तरह से स्कॉटिश लोगों ने जब भी विरोध करने का, विद्रोह करने का प्रयास किया, उसको दबा दिया गया। अब यही सेम कंडीशन हुआ आयरलैंड का। तो आयरिश लोग भी थे इंग्लिश आइल में। इंग्लिश के बाद स्कॉट लोगों का आपने देखा, और उसके बाद आयरिश, एक और एथनिक ग्रुप था आयरिश। तो आयरिश लोगों में भी फिर यही पूरे, देखिए इंग्लैंड में आप जब भी स्टडी कीजिएगा तो आपको यही चीज मिलेगा, आपको रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच लड़ाई। तो यहां आयरिश लोगों में भी यही था, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच लड़ाई थी। इंग्लैंड में ज्यादातर आबादी है प्रोटेस्टेंट की, इसलिए रोमन कैथोलिक के ऊपर वहां नाना प्रकार का अत्याचार होता है। रोमन कैथोलिक का सपोर्टर वहां जल्दी कोई गद्दी पर नहीं बैठता है। रोमन कैथोलिक का सपोर्टर वही जेम्स सेकंड था, जिसके खिलाफ 1688 में रिवॉल्यूशन हो गया। तो इंग्लैंड ने क्या किया आयरलैंड में, कैसे आयरलैंड को, आयरिश लोगों को कैसे मिला लिया इंग्लैंड ने ग्रेट ब्रिटेन में, उसका अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोटेस्टेंटों को इंग्लैंड ने हेल्प करना शुरू कर दिया। जो आयरलैंड के, जो आयरिश लोगों में जो प्रोटेस्टेंट थे, तो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंटों को इंग्लैंड ने हेल्प करना शुरू किया, और इस तरह से आयरलैंड में सिविल वार हो गया। कैथोलिक्स में, रोमन कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट्स में जो है सिविल वार हो गया, हिंसक वार हुआ। और इस वार के बाद अंतोगत्वा इंग्लैंड ने जबरदस्ती आयरलैंड को कब्जा कर लिया, अपने में शामिल कर लिया। तो इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। अब देखिए, आयरलैंड में ज्यादातर लोग कैथोलिक धर्म का पालन करते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंटों की संख्या थी काफी अधिक थी। ज्यादातर लोग थे कैथोलिक, लेकिन फिर भी प्रोटेस्टेंट भी कम नहीं थे, काफी तादाद में थे। तो प्रोटेस्टेंटों को इंग्लैंड ने हेल्प किया, सिविल वार करवा दिया, और उसके बाद कब्जा कर लिया आयरलैंड के ऊपर। कैथोलिकों ने ब्रिटेन के द्वारा कब्जा किए जाने का विरोध किया और रिवोल्ट किया, लेकिन अंतोगत्वा रोमन कैथोलिक्स का आयरलैंड में ब्रिटेन के खिलाफ किया गया रिवोल्ट को इंग्लैंड ने दबा दिया, कुचल डाला। और इस प्रकार से जब रिवोल्ट फेल हो गया रोमन कैथोलिक्स का, तो उसके नेता उल्फ टोन और इन लोगों की पार्टी जो थी यूनाइटेड आयरिशमैन ने अंतोगत्वा अपने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया 1798 में। और इस प्रकार से 1798 में उल्फ टोन नामक रिबेल लीडर, रोमन कैथोलिक का लीडर आयरलैंड में रोमन कैथोलिक का लीडर आपको उल्फ टोन और उसकी पार्टी यूनाइटेड आयरिशमैन, इसकी हार हो गई, इसने सरेंडर किया और आयरलैंड को जबरदस्ती शामिल कर लिया गया यूनाइटेड किंगडम में।
1801 में, 1798 में उल्फ टोन ने सरेंडर किया, 1798 में यूनाइटेड आयरिशमैन की हार हुई और 1801 तक में पूरी तौर पर आयरलैंड के ऊपर यूनाइटेड किंगडम ने कब्जा कर लिया और इस प्रकार से वेल्स अपने आप इंग्लैंड के साथ शामिल हो गया। तो इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पूरा हो गया। यूनाइटेड किंगडम का एक नेशन स्टेट के रूप में या ग्रेट ब्रिटेन का एक नेशन स्टेट के रूप में इमर्जेंस हो गया। अब ये जो ग्रेट ब्रिटेन हुआ, इसने अपना नेशनल फ्लैग चुना जो है यूनियन जैक को अपना नेशनल फ्लैग बनाया और गॉड सेव आवर नोबल किंग, गॉड सेव आवर नोबल किंग, हमारे महान राजा को भगवान बचाए, उनका नेशनल एंथम राष्ट्रगान इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। इंग्लिश जो है ग्रेट ब्रिटेन का लैंग्वेज हो गया और जो भी ओल्डर नेशन के यानी स्कॉटिश लोग, आयरिश लोग, वेल्स लोग जो इंग्लैंड से अलग, यूनाइटेड किंगडम से अलग फीलिंग रखते थे, उसको दबा दिया गया। उनकी आवाज नक्कार खाने की तूती बनकर रह गई। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इमर्जेंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम एज अ नेशन स्टेट या इमर्जेंस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज अ नेशन स्टेट। Thank you for paying much attention on this topic.